यस डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक रहेगा अपना कम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स को डिफरेंट डिफरेंट कम्बिनेशंस में हम कंबाइन करेंगे और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम डिज़ायर्ड कैपेसिटेंस एक्वायर करेंगे। जितनी कैपेसिटेंस हमको चाहिए उस कैपेसिटेंस का अगर कैपेसिटर हमारे पास नहीं है तो हम डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटी के कैपेसिटर्स को डिफरेंट कम्बिनेशंस में कंबाइन करके अपनी रिक्वायर्ड कैपेसिटेंस ले सकते हैं। तो इसमें दो तरह के कम्बिनेशन हम यूज करेंगे, एक सीरीज कम्बिनेशन और एक पैरेलल कम्बिनेशन। तो उसमें पहले हम सीरीज कम्बिनेशन ले रहे हैं। फर्स्ट पार्ट सीरीज कम्बिनेशन। तो सीरीज कम्बिनेशन से मतलब क्या है कि जो भी कैपेसिटर्स हम जोड़ रहे होंगे उनको एक ही लाइन में हम जोड़ रहे होंगे। एक ही लाइन से मेरा मतलब है कि एक कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट सोर्स से जुड़ेगी, चार्जिंग सोर्स, और सेकंड प्लेट को हम नेक्स्ट कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से इस तरह से जोड़ देंगे। सेकंड प्लेट को थर्ड वाले की फर्स्ट प्लेट से और थर्ड वाले की सेकंड प्लेट को इसी तरह से आगे जो भी कैपेसिटर हम सीरीज में जोड़ते जाएंगे इसी तरह से हम जोड़ते जाएंगे सभी को। फर्स्ट प्लेट टू द सोर्स, सेकंड प्लेट टू द नेक्स्ट, इट्स सेकंड प्लेट टू द फर्स्ट प्लेट ऑफ द नेक्स्ट एंड सो ऑन। और इस तरह से लास्ट वाले कैपेसिटर की सेकंड प्लेट को हम अर्थ कर देंगे। या तो इस तरह से डायग्राम बना सकते हैं या फिर सीधा हम किसी सोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसे भी। ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है। इससे पहले कैपेसिटर पे जो चार्जिंग होगी, मान लीजिए पहली प्लेट को ये इतना पॉजिटिव चार्ज ये सप्लाई कर रहा है, यहाँ से बाई इंडक्शन इसकी सेकंड प्लेट पे उतना ही नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इसकी बैक साइड में इस तरह से। अभी तक तो ये था, जब तक ये कनेक्ट नहीं था हम इसको अर्थ करते थे, या ये कह दो कि इस सोर्स की नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते। और अब जब सिंगल कैपेसिटर नहीं है तो इसमें क्या फिनोमेना होने वाला है ये थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये हमारे कैपेसिटर्स हैं। मान लीजिए इसकी कैपेसिटेंस हमारी C1, इसकी C2, ये C3, और इस सोर्स से चार्ज लिया गया है इन तीनों के द्वारा, मान लीजिए Q। तो फर्स्ट कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट पे जितना पॉजिटिव चार्ज आया प्लस Q, बाई इंडक्शन इसने सेकंड प्लेट पे उतना ही अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस कर दिया और बैक साइड में जो पॉजिटिव चार्ज हुआ वो इस नेगेटिव चार्ज के इक्वल एंड अपोजिट होना ही था। लेकिन अब क्योंकि हमने सेकंड प्लेट को किसी कंडक्टिंग वायर के द्वारा सेकंड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से कनेक्ट कर दिया है, तो ये जो बाई इंडक्शन पॉजिटिव चार्ज इस साइड था ये इस सेकंड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट पे पहुंच जाएगा। रीजन होता है कि जहां पॉजिटिव चार्ज होता है वहां पोटेंशियल हाई होता है और जहां पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, मान लीजिए इस सेकंड प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज नहीं था तो वहाँ पोटेंशियल इसके मुकाबले कम था। कम क्या, यहाँ पे जब चार्ज ही नहीं था तो जीरो पोटेंशियल मान के चलें, और जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज था तो ये हाई पोटेंशियल पे था। और पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करते हैं। तो ये चार्ज हमारा इस प्लेट पे इस तरह से पहुँच जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात थोड़ी सी बात दिमाग में ये आ सकती है कि सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज क्यों यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया, कुछ इस पे रह जाना चाहिए था जब तक पोटेंशियल इक्वल हो जाता। भाई जब हम दो प्लेट को एक कंडक्टर से जोड़ देते हैं तो ये यहाँ से यहाँ तक का सारा एक ही कंडक्टर हो गया, और इस कंडक्टर के जितना इधर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही, जितना इधर नेगेटिव चार्ज होगा, इस कंडक्टर पे जितना नेगेटिव चार्ज इधर होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज दूसरी साइड पहुँच जाएगा इसकी। अब ये एक ही कंडक्टर की दो साइड हो गई हैं। जिस तरह से जब तक ये कनेक्ट नहीं किया था इस सिंगल कंडक्टर की दो साइड थी, दिस साइड नेगेटिव, दिस साइड पॉजिटिव। अब वो जो
कंडक्टर से जोड़ते ही एक सिंगल कंडक्टर हो गया है और एक साइड पे पॉजिटिव और निगेटिव और दूसरी साइड पे पॉजिटिव चार्ज हो गया है। तो इस तरह से अब बाई इंडक्शन ये पॉजिटिव चार्ज इस सेकंड प्लेट पे भी, सेकंड कैपेसिटर की सेकंड प्लेट पे भी इनसाइड नेगेटिव चार्ज जनरेट करेगा और बैक साइड में जो पॉजिटिव चार्ज होता वो यहाँ से इस कंडक्टिंग वायर के थ्रू थर्ड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट पे इस तरह से पहुँच जाएगा इन सिमिलर वे जैसे मैंने फर्स्ट वाले का बताया। और उसी तरह से थर्ड कैपेसिटर की इनसाइड प्लेट जो है सेकंड प्लेट, उस पर नेगेटिव चार्ज और जो पॉजिटिव चार्ज इसकी बैक साइड पे होता वो इस नेगेटिव टर्मिनल पे पहुंच जाएगा और ये प्लेट जो है प्योरली नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। इस तरह से हर एक कैपेसिटर पे जो चार्ज फर्स्ट प्लेट पे हमने सप्लाई किया था वही चार्ज हर एक कैपेसिटर की प्लेट पे जनरेट होता रहेगा। यानी सीरीज कम्बिनेशन में हर एक कैपेसिटर पे इक्वल चार्ज होगा। ये याद रखने की बात है, एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है खूब और वैसे भी वाइवा वगैरह में पूछ लिया जाता है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये रही कि सीरीज कम्बिनेशन में ईच एंड एवरी कैपेसिटर कैरीज इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज। अब जिस सोर्स से हमने कनेक्ट किया था, अगर उसने इन कैपेसिटर्स के बीच ए और बी के बीच जो हमने कैपेसिटर जोड़े थे, टोटल पोटेंशियल वी है, लेकिन इन कैपेसिटर्स की अलग अलग प्लेटों के बीच क्या सेम पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वी? तो हम देख रहे हैं कि चार्ज तो सब पे सेम है। हमने फॉर्मूला पढ़ा था V इक्वल टू क्यू अपॉन सी। अब क्यू चार्ज सभी कैपेसिटर पे सेम है लेकिन उनकी कैपेसिटेंस डिफरेंट है। तो अगर कैपेसिटेंस डिफरेंट है तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट हो जाएगा। इसलिए पहले वाले कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में पोटेंशियल अगर V1 है, सेकंड वाला कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस C2 थी उसकी प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस अगर V2 है, और उसी तरह से थर्ड वाले कैपेसिटर की प्लेटों के बीच अगर पोटेंशियल डिफरेंस V3 है, तो इन तीनों पोटेंशियल डिफरेंस का सम इस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V के इक्वल आ जाना चाहिए। ये हमने उसमें रेजिस्टेंसेज के केस में भी आपको याद आ गया होगा, सेम फिनोमेना था वहाँ भी। किस तरह से सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़े गए थे, इस तरह से वहाँ सोर्स से जो करंट पास हुई थी सभी रेजिस्टेंसेज में सेम करंट पास हुई थी। ये रिवीजन के तौर पे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। और जो पोटेंशियल डिफरेंस इस्टेब्लिश किया गया था पूरे कम्बिनेशन के बीच, अब क्योंकि सीरीज कम्बिनेशन है तो सेम करंट सभी में पास होने वाली है। इस करंट को जाने का कोई साइड वे नहीं है, बाईपास नहीं है, तो करंट सब में सेम रहेगी। और V इक्वल टू आई आर हमने फॉर्मूला पढ़ा था। तो अगर I सब में सेम है, R सब का डिफरेंट है, तो सबके पोटेंशियल डिफरेंट हो गए थे। इसके V1, ये V2, ये V3, और उन तीनों पोटेंशियल डिफरेंस जिनको हम टर्मिनल पोटेंशियल बोलते थे, उन सब का टोटल इस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V के इक्वल आया था। बिल्कुल सेम प्रोसीजर यहाँ पे यूज किया गया है। यहाँ पे V का फॉर्मूला IR की बजाय हमारा था V इक्वल टू क्यू अपॉन सी। क्यू सब पे सेम है, कैपेसिटेंस सबकी डिफरेंट है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस हर एक कैपेसिटर का अकॉर्डिंग टू इट्स कैपेसिटेंस डिफरेंट हो जाएगा। और इन तीनों पोटेंशियल का सम इस नेट पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाना चाहिए। यानी मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ जानी चाहिए V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इससे पहले थोड़ी सी थ्योरी आप जरूर लिख लेंगे कि लेट 3 capacitors of capacitances C1, C2 and C3 are connected in series between A and B at potential difference V। A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V इस्टेब्लिश किया गया है और
उसमें ये हमने कैपेसिटर कनेक्ट किए हैं। एज चार्ज Q is the same on each capacitor, the potential difference will be different between the plates. Hence, net potential difference V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और V1 V2 V3 हम बता चुके हैं कि हर एक कैपेसिटर की प्लेटों के बीच का इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस है। अब इन पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2 V3 की वैल्यू जो हमें डेटा हर एक कैपेसिटर के लिए मिला है उससे कैलकुलेट करके और यहाँ पे उसको रिप्लेस कर देते हैं इक्वेशन 1 में। तो फॉर फर्स्ट कैपेसिटर इसकी वैल्यू निकालते हैं। फर्स्ट कैपेसिटर के डेटा हमें पता है, चार्ज Q है, कैपेसिटेंस C1 है, पोटेंशियल डिफरेंस V1 है। तो फॉर्मूला V1 इक्वल टू Q अपॉन C1। तो V1 की जगह हम इसको ये लिख देंगे। फॉर सेकेंड कैपेसिटर V2 इक्वल टू Q अपॉन C2, Q इज द सेम। फॉर थर्ड कैपेसिटर V3 इक्वल टू Q अपॉन C3। ये तीनों V1 V2 V3 की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 V मस्ट बी Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्यों ये इक्वेशन बनाई, क्यों यहाँ तक पहुँच रहे हैं? वो इसलिए बनाई है कि हम तीनों कैपेसिटर की टोटल कैपेसिटेंस निकालना चाहते हैं कि अगर तीन कैपेसिटर C1 C2 C3 कैपेसिटेंस के हम सीरीज में जोड़ते हैं तो तीनों की कैपेसिटेंस का टोटल क्या आएगा, उसका फॉर्मूला क्या आने वाला है। इसीलिए हमने इन पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2 V3 की वैल्यू इनकी कैपेसिटेंस में कन्वर्ट करके, उनकी टर्म में कन्वर्ट करके और उनको यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ तो तीनों की इंडिविजुअल कैपेसिटेंस C1 C2 C3 आ गई। अब इन तीनों की टोटल कैपेसिटेंस अगर C है तो C की वैल्यू क्या आएगी, उसको हम लेफ्ट साइड में V की जगह रखने की कोशिश करेंगे। तो मान लेते हैं इन तीनों कैपेसिटर्स का काम एक सिंगल कैपेसिटर कर रहा है जो इन तीनों की जगह, यानी इन तीनों को रिप्लेस करके इस सर्किट में जोड़ा जाए तो इस V पोटेंशियल डिफरेंस पे A और B के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस V है उतने ही पोटेंशियल डिफरेंस पे सेम चार्ज इस सोर्स से ड्रॉ करें। ये तीनों मिलके अगर V पोटेंशियल डिफरेंस पे Q चार्ज ड्रॉ कर रहे हैं सोर्स से, तो अगर कोई ऐसा सिंगल कैपेसिटर है जो इसी पोटेंशियल डिफरेंस पे यही चार्ज ड्रॉ कर ले तो हम कहेंगे वो कैपेसिटर इन तीनों के इक्विवेलेंट हुआ, यानी उसकी कैपेसिटेंस उतनी हुई जितनी इन तीनों की मिला के है, यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो यहाँ इसको इक्वेशन 2 रखते हुए एक बार ये लाइन हम डाल देते हैं कि इफ़ C इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस of these three capacitors, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में ये शायद आपको क्लियर हो गया होगा। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब है ऐसी कैपेसिटेंस जिसको इसी पोटेंशियल डिफरेंस पे अगर सर्किट में अप्लाई कर दिया जाए तो वो सेम चार्ज ड्रॉ करे जितना ये तीनों मिलकर उसी पोटेंशियल डिफरेंस पे कर रहे हैं। Then we can write
V इक्वल टू क्यू अपॉन सी। यानी मैं अलग से डायग्राम अगर बना के दिखाऊं तो A और B के बीच ये सिंगल कैपेसिटर है, वो जो इन तीनों का काम कर रहा है, जो ये तीनों मिलकर काम कर रहे थे, ये उतना ही चार्ज Q ड्रॉ कर रहा है, उतने ही पोटेंशियल डिफरेंस पे जितना ये तीनों मिलकर कर रहे थे। तो अगर इसकी कैपेसिटेंस वो C थी तो वो अकेले की कैपेसिटेंस इन तीनों की कैपेसिटेंस के इक्वल मानी जाएगी, यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस उसको कह देंगे। तो अगर इस तरह का हमने कंसिडरेशन किया है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इस कैपेसिटर के लिए V इक्वल टू क्यू अपॉन सी, जैसे इन सिंगल सिंगल के लिए हमने V1 V2 V3 निकाला था। तो ये V की वैल्यू अगर मैं क्वेश्चन सेकंड में पुट करूँ तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 इस V की जगह लिख देता हूँ Q अपॉन सी, और राइट साइड में मेरे पास ये हैं Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। यहाँ पे हम देख रहे हैं Q को हम कॉमन लेके काट सकते हैं। यहाँ तक का देखिए बोर्ड पे है क्या, ठीक है ठीक है। तो Q को हम कॉमन लेके काट देते हैं, ये Q दोनों तरफ से डिवाइड कर दिया Q से, और डिवाइड करके यहाँ पे 1 1 आ जाएगा। तो हमारा रिलेशन आ गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का 1 अपॉन सी इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं इधर का थोड़ा सा हटा के और उसको ठीक करके लिख देता हूँ। तो देयरफॉर 1 अपॉन सी इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये सीरीज कम्बिनेशन की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का हमारा फॉर्मूला आ गया। यानी अभी तक अगर डेरिवेशन नहीं किया था तो C1 C2 C3 कैपेसिटेंस के कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ के नेट कैपेसिटेंस का हम कुछ नहीं कह सकते थे कि C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 आ जाती, या C इक्वल टू C1 इंटू C2 इंटू C3 मल्टीप्लाई करके आ जाती, या पता नहीं किस तरीके से आती। तो डेरिवेशन करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे कि हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला इन सीरीज कम्बिनेशन इज लाइक दैट। यहाँ से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि इसका हमें फ़ायदा क्या है। मान लीजिए हमारे पास 3 कैपेसिटर थे जिनकी कैपेसिटेंस C1 1 माइक्रोफेरेड थी, C2 की वैल्यू मान लीजिए 100 माइक्रोफेरेड थी, और C3 मान लीजिए 1000 माइक्रोफेरेड थी। 3 कैपेसिटर्स हमारे पास हैं, और हमें जिस कैपेसिटेंस की ज़रूरत है वो 1 माइक्रोफेरेड से भी कम की हमें रिक्वायरमेंट है। आजकल लॉकडाउन लगा हुआ है, बाज़ार बंद है, बाज़ार हम जा नहीं सकते, दुकानें बंद हैं, तो हम किस तरह से इन तीनों की हेल्प से हम किसी तरह से 1 माइक्रोफेरेड से भी कम की कैपेसिटेंस प्राप्त कर सकते हैं क्या? तो उसका तरीका ये है कि अगर हम उनको सीरीज में जोड़ दें तो हमारा कम्बिनेशन का जो आंसर आएगा वो 1 से भी कम आएगा। आप लोग इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ये 1 अपॉन सी इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 100 प्लस 1 अपॉन 1000। आप इसको एलसीएम से सोल्व करके देखिए, 1 से भी कम आने वाला है। एलसीएम आ गया है 1000, यहाँ पे 1000, यहाँ पे 10, यहाँ पे 1, कितना आ गया 1011 अपॉन 1000 कितना आया 1.011। ध्यान रहे ये 1 अपॉन सी की वैल्यू है, देयरफॉर सी की वैल्यू क्या आई 1 अपॉन 1.011, और ये डिवाइड करके जो आएगा वो लेस देन 1 ही आएगा। तो इस तरह से सीरीज कम्बिनेशन का ज़रूरत पता लगी कि कैसे काम आ सकता है, और ये जनरली याद भी रखेंगे। कई बार एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है, 3 कैपेसिटर दिए होते हैं और उनको सीरीज कम्बिनेशन कह के पूछ लेता है कि इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, 4 आंसर होंगे तो उसमें सबसे छोटे वाले से भी छोटा आंसर हमारा राइट आंसर होगा। सेकंड कम्बिनेशन आता है पैरेलल कम्बिनेशन।
पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस में आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल तरीका तो वही है जोड़ने का पैरेलल कॉम्बिनेशन में, कि तीनों का एक साइड एक कॉमन पॉइंट पे, 3 हो या 4 हो या जितने भी आप जोड़ रहे हो। मान लीजिए 3 कैपेसिटर्स हैं, एक की कैपेसिटेंस C1, C2 और इसकी C3। इनकी ये वाली प्लेट इधर वाले कॉमन पॉइंट पे जोड़ देते हैं और ये फर्स्ट वाली प्लेट दूसरे वाले कॉमन पॉइंट पे जोड़ देते हैं। मान लीजिए ये A और ये B, और ये हमारा सोर्स जिससे हम इनको चार्ज करने जा रहे हैं। इस डायग्राम को ऐसे भी करके छोड़ देते हैं, कुछ बुक्स में इस तरह से भी दे रखा है कि ये पॉजिटिव सोर्स है और ये अर्थ करके। एक ही बात है दोनों की, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू वैसे लिख देंगे या फिर सोर्स से जोड़ के ही लिख सकते हैं। मान लीजिए ए और बी के बीच इस सेल ने पोटेंशियल डिफरेंस V इस्टेब्लिश किया और इन तीनों कैपेसिटर्स ने इस सोर्स से Q चार्ज ड्रॉ किया। अब यहाँ पे हम देखते हैं इस वाले जंक्शन पे, यहाँ पे चार्जेस को 3 पाथ से जाने की फ्रीडम है, 3 रास्तों से चार्ज जा सकता है। कुछ चार्ज इधर से गया, कुछ इधर से गया, कुछ इधर से गया। सीरीज कॉम्बिनेशन में केवल एक ही पाथ था चार्ज के पास, वो उसी रास्ते से उसी पाथ से जा सकता था। इसलिए सभी कैपेसिटर्स पे सेम चार्ज होने का एक रीज़न वो भी बता सकते हैं। लेकिन यहाँ ये चार्ज 3 रास्तों से बढ़ जाएगा और जिस कैपेसिटर की जितनी ज़्यादा कैपेसिटेंस होगी उसी के अकॉर्डिंग वो उस पर पहुँच जाएगा। कैपेसिटेंस की डेफिनेशन ही हमने यही पढ़ी थी कि एबिलिटी ऑफ स्टोरिंग चार्ज, उसी को हमने कैपेसिटेंस कहा था। तो जितना जो कैपेसिटर जितना ज़्यादा चार्ज स्टोर कर लेगा यानी उसकी कैपेसिटेंस उसकी उतनी ज़्यादा होगी। तो इस क्यू में से अपनी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग कैपेसिटर चार्ज डिवाइड कर लेगा। और मान लीजिए पहले वाले कैपेसिटर पे चार्ज पहुंच गया Q1, सेकंड वाले पे Q2 और थर्ड वाले पे Q3। पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है तो हर एक की फर्स्ट प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो गई। सेम प्रोसीजर रहेगा कि इनसाइड ऑफ सेकंड प्लेट मस्ट बी नेगेटिव बाय इंडक्शन, और आउटसाइड पे जो पॉजिटिव चार्ज गया होगा वो अर्थ होके या बेस्ट के नेगेटिव टर्मिनल पे चला गया होगा। सेम प्रोसीजर सेकंड कैपेसिटर पे रहा, सेम थर्ड पे। तो इस तरह से तीनों कैपेसिटर पे इक्वल एंड हर एक कैपेसिटर पे दोनों प्लेटों पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हो गया। लेकिन हर एक कैपेसिटर पे चार्ज की क्वांटिटी अलग अलग थी अकॉर्डिंग टू इट्स कैपेसिटेंस। अब हर एक चार्ज कैपेसिटर के बारे में हमें 2 पैरामीटर तो मिल गए हैं कि हर एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस और चार्ज, कैपेसिटेंस और चार्ज, कैपेसिटेंस और चार्ज हमें पता लग गया है। लेकिन पोटेंशियल नहीं पता अभी। पोटेंशियल यहाँ से क्लियर है कि हर एक कैपेसिटर डायरेक्ट इस सोर्स से जुड़ा हुआ है, यानी हर एक कैपेसिटर की प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है V। सेकंड वाला कैपेसिटर भी, थर्ड वाला कैपेसिटर भी डायरेक्ट सोर्स से जुड़ा हुआ है, इसलिए हर एक कैपेसिटर की प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हुआ V। सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सब पे सेम था और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम देख रहे हैं कि हर एक की प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो यहाँ पे हम पहली इक्वेशन जो बनाएंगे वो हमारी बनेगी Q इक्वल टू नेट चार्ज Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो 2 लाइन यहाँ भी एक बार लिख लेंगे पहले। लेट 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंसेस C1, C2 and C3 are connected in parallel between A and B at potential difference V. This combination draws charge Q from the source
and charge Q1, Q2 and Q3 goes to the capacitors of capacitances C1, C2 and C3 respectively according to their capacitances. So therefore net charge Q must be Q1 plus Q2 plus Q3. नेट सोर्स से जो चार्ज आया Q वो तीनों कैपेसिटर पे उनके कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंग डिवाइड हो गया। तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे ये हुई। सीरीज कम्बिनेशन में ये इक्वेशन इस तरह से हुई थी V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस सब पे डिफरेंट था, चार्ज सेम था। यहाँ पे चार्ज डिफरेंट है, वोल्टेज सेम है, तो चार्ज डिफरेंट है, तो इस तरह से सभी कैपेसिटर्स का इंडिविजुअल चार्ज का सम इक्वल टू नेट चार्ज। जिस तरह से वहाँ पे V1, V2, V3 की वैल्यू हम निकाल के लाए थे, क्योंकि हमें तो नेट कैपेसिटेंस निकालनी है, कैपेसिटेंस का यहाँ भी नहीं है कुछ अभी, तो इनकी वैल्यू राइट साइड की जो वैल्यू है उनको इन टर्म्स कैपेसिटेंस हम निकाल के रखें तो नेट कैपेसिटेंस निकालने की तरफ हम बढ़ जाएंगे। तो पहले Q1 की वैल्यू निकालता हूँ फर्स्ट कैपेसिटर से। फॉर फर्स्ट कैपेसिटर के बारे में मुझे पता है, चार्ज पता है, कैपेसिटेंस पता है और उसका पोटेंशियल डिफरेंस V पता है। तो V इक्वल टू Q1 अपॉन C1 क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो Q1 इक्वल टू आ गया हमारा C1V। उसी तरह से सेकंड कैपेसिटर के लिए, फॉर सेकंड कैपेसिटर Q2 मस्ट बी C2V एंड फॉर थर्ड कैपेसिटर Q3 मस्ट बी C3V। बिल्कुल सेम उसी तरह से इन Q1, Q2, Q3 की जगह इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं Q इक्वल टू Q1 की जगह लिखा C1V, Q2 की जगह C2V और Q3 की जगह C3V। ये होगी हमारी इक्वेशन 2। अब क्योंकि ये सबका नेट चार्ज है, इसीलिए इस नेट चार्ज की अगर वैल्यू हम नेट कैपेसिटेंस की टर्म में लिख दें, जो इन तीनों की कैपेसिटेंस बन के आएगी, तो वो हमारी नेट कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला आ सकता है। अब इनकी नेट कैपेसिटेंस जो भी बनती होगी C1, C2, C3 का सम करके, वो पैरेलल कम्बिनेशन में सम किस तरह से किया जाएगा, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 करके आएगा, या उनके रेसिप्रोकल का सम करके आएगा, या उनकी मल्टीप्लाई करके आएगा, देखते हैं कैसे आएगा। तो बिल्कुल मेथड वही सेम कि अगर इन तीनों कैपेसिटर का काम कोई अकेला कैपेसिटर कर सकता हो तो उसकी कैपेसिटेंस इन तीनों की कैपेसिटेंस का सम कहलाएगी, यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहलाएगी। तो अगर मैं इन तीनों कैपेसिटर के नाम का अकेला कैपेसिटर A और B के बीच में ये C कैपेसिटेंस का मान दूं, जो उसी सोर्स से पोटेंशियल डिफरेंस V पे कनेक्ट करने पे उतना ही चार्ज ड्रॉ कर रहा है जितना ये मिलके तीनों ड्रॉ कर रहे थे, तो फिर इसकी अकेले की कैपेसिटेंस इन तीनों की कैपेसिटेंस के इक्वल मान ली जाएगी, तो उसे फिर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहेंगे। और अगर इस ऐसे सिंगल कैपेसिटर के मैं तीनों पैरामीटर देखते हुए यहाँ पे Q की वैल्यू निकालूँ इस तरह से, तो आनी चाहिए Q इक्वल टू CV। तो यहाँ पे एक लाइन शॉर्ट में ऐसे डाल सकते हैं, इफ C इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस of this parallel combination, then we can write Q equal to CV।
इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी हुई, तो वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस Q और इस V पोटेंशियल डिफरेंस पे जब हम उसको अप्लाई करेंगे तो दैट मस्ट बी Q इक्वल टू CV। तो ये Q की वैल्यू इक्वेशन 2 में लेफ्ट साइड में यहाँ पुट कर देता हूँ। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 Q की जगह रखा हमने CV इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। यहाँ पे V कॉमन लेके हम काट सकते हैं। यहाँ से आगे मैं इधर लिख देता हूँ, आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। तो देयरफॉर हमारा रिलेशन आ गया C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला आ गया। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में जब सबको टोटल किया था, नेट कैपेसिटेंस निकाली थी, तो नेट कैपेसिटेंस की वैल्यू उन सब की इंडिविजुअल वैल्यू में सबसे छोटे वाली वैल्यू से भी कम आई थी। जितने भी कैपेसिटर थे उनको सीरीज में जोड़ा गया था, तो टोटल कैपेसिटेंस सबसे कम वाले से भी कम आई थी। मैं बताया था 100 और 1000 का आंसर देके, तो 1 से भी छोटी आई थी उसकी वैल्यू। यहाँ अगर देखते हैं तो सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। तो नेट कैपेसिटेंस जो सबसे बड़ी वैल्यू, अगर वही 100 और 1000 वाले कैपेसिटर 100 एंड 1000 इन सबको अगर मैं पैरेलल में जोड़ता हूँ तो उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस फॉर्मूले में ऐड करके देखता हूँ तो सीधा 1011 माइक्रोफैरड आ जानी चाहिए। यानी जो सबसे बड़ी वैल्यू का कैपेसिटर था 1000 माइक्रोफैरड का, उससे भी बड़ी वैल्यू हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में पा जाएंगे। यानी अगर हमारे पास एक सिंगल कैपेसिटर इस कैपेसिटेंस का नहीं है तो हम उनको किस कॉम्बिनेशन में जोड़ के बना सकते हैं कि हमारा इतनी वैल्यू आ जाए, तो वो हमारा होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इस तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है कि हम जो हमारे पास अवेलेबल कैपेसिटर्स हैं उनसे भी बड़ी वैल्यू चाहिए तो उनको पैरेलल में जोड़िए, और उनमें सबसे छोटे से भी छोटी वैल्यू चाहिए तो उनको सीरीज में जोड़ के हम ऐसा कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, अगले टॉपिक को कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।